पूनम की आखिरी बात सुनकर शिवम ठंड से मुस्कुराया और उसने उदासीनता से कहा, मुझे किससे क्या कहना है क्या नहीं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या रवैया है? बड़ों से बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? पूनम ने गुस्से में फटकार लगाई। उसने नहीं सोचा था कि शिवम जैसा बेकार, बेवजूद और छोटा आदमी उसका इस तरह अनादर करेगा। दृष्टि, इसकी हिम्मत देखी? मुझसे सवाल लड़ा रहा है। अभी तक तो मैं जानती थी कि ये निकम्मा है, आज पता भी चला कि ये बदतमीज भी है। बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है इसे। पूनम शिवम के व्यवहार से बेहद असंतुष्ट थी। उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए दांत पीसकर दृष्टि से कहा, मैं तुम्हें गाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बस अगली बार इस गंवार को घर पर छोड़कर आना, वरना ये तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। दृष्टि को आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है बुआ जी, शिवम ने हल्के से कहा। आप कहती रहती हैं कि आप दृष्टि के परिवार की मदद करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें नारंग ग्रुप से बेदखल कर दिया गया तब कहां थी आप? पूनम झेंप गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई ये बात उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत करेगा। उसने गुस्से से कहा, क्या समझते हो तुम खुद को? मेरे सामने ओवर स्मार्ट बन रहे हो, मुझ पर ही उंगली उठाए जा रहे हो। वो वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि शिवम, जो दूर तक उसकी बराबरी में नहीं था, उससे सवाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो समझ नहीं रहा कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत को बुलावा दे रहा है। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम दाने दाने के लिए दृष्टि पे निर्भर होने के बारे में सोचो भी मत। इस बार मैं अपनी भतीजी के लिए एक अच्छी शादी खोज रही हूँ। लड़का जो भी होगा तुमसे कहीं ज्यादा लायक और पावरफुल होगा। पूनम ने ऊंचे और शक्तिशाली तरीके से कहा, आज्ञाकारी बनो, हद में रहो, एक असिस्टेंट की तरह अपना काम करते रहो, तभी मैं तुम्हें काम पे टिकने दूंगी। निकाल दिए गए तो मैं वादा करती हूँ पूरे दिल्ली में कहीं जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। दृष्टि हाव भाव से काफी परेशान दिख रही थी। उसने कहा, जाने दो शिवम, पूनम बुआ से मत लड़ो। सिर्फ दृष्टि की खातिर मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रही। हाँ। पूनम ने शिवम को ठंडे भाव से देखा और कहा, हालांकि उसे शिवम पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो मामला कहीं तक भी ले जा सकती थी, पर उसने चेतावनी दी, एक बात सुन लो, धरोहर हाउस शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ है। अगर तुमने ये बदतमीजी वहां दिखाई तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि दृष्टि भी कुछ नहीं कर पाएगी। पहली बात तो ये कि तुम्हारी जो हैसियत है, तुम ऐसी प्रसिद्ध जगह जहां सिर्फ बड़े लोगों को जाने की इजाजत है, वहां जाने के लायक ही नहीं हो। अरे शुक्र मनाओ कि दृष्टि के कारण तुम्हें एंट्री मिल रही है। पूनम ने अहंकार से कहा। फिर पूनम ने खुद को शांत करते हुए दृष्टि की ओर देखा और कहा, दृष्टि बेटा, धरोहर हाउस में एंट्री आसान नहीं है। यहाँ बस ऊंचे, अमीर और ताकतवर लोग आ सकते हैं। काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर हॉल विशाल था और सजावट काफी शानदार थी। पश्चिमी झूमर ने एक फीकी पीली रोशनी को प्रतिबिंबित किया। एक लाल कालीन पूरे फर्श पर फैला हुआ था। गलियारों की दीवारों पर महंगी और आकर्षक ऑयल पेंटिंग्स लटकी हुई थी। यहाँ तक कि दीवारें भी उच्च गुणवत्ता और कीमती पत्थरों से बनी थी। उन पर जटिल पैटर्न तैयार किए गए थे। अंदर का नजारा काफी कलात्मक माहौल से भरा था। हॉल की दूसरी ओर प्राचीन भारतीय अलंकरण भी थे। लाल खंभों पर पहाड़ों और नदियों के चित्र थे।
ये एक प्राचीन हवेली की तरह लग रहा था। ये सब धरोहर हाउस के मालिक की मंशा और अर्थ को पूरी तरह से दिखा रहा था। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही शिवम और दृष्टि को ऐसा महसूस हुआ जैसे रईसी की चकाचौंध उनकी ओर दौड़ी चली आ रही है। वो दोनों लाल कारपेट पर होते हुए सोफे की ओर जाने लगे। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस में आने और जाने वाले सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिला, सभी ने बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, जूते, बैग सभी लग्जरी ब्रांड के थे। कई सुंदर महिलाओं ने 1 लाख रुपयों से ज्यादा कीमत वाले बैग लिए हुए थे। जब वो सामने से गुजर रहे थे तो उनके शरीर से एक भीनी खुशबू आ रही थी। सभी ने महंगे इत्र पहने हुए थे। वर्साचे, डियोर, लुई विटॉन, प्राडा, हर तरह के ब्रांड ने आंखों को चकाचौंध कर दिया था। इन लोगों के कपड़ों की कीमत हजारों लाखों में थी। शिवम, मुझे यकीन है अंदर कदम रखते ही तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इन लोगों में और तुम में कितना अंतर है ना? पूनम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अपने कपड़ों को देखो। तुम्हारे जैसे नीची हैसियत के लोग ऐसी जगहों पे सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने जाते हैं। शिवम ने कुछ नहीं कहा। इन लोगों की तुलना में उसकी कैजुअल जीन्स और सफेद टी शर्ट की कीमत 3000 से ज्यादा नहीं थी। वो वास्तव में सबसे अलग दिख रहा था। फर्क किसी को दिख भी जाता। हालांकि उसे इन बातों की कोई खास परवाह नहीं थी। तक्षक महल के वंशज के रूप में उसका असली लक्ष्य तक्षक विद्या और लक्ष्य मार्शल आर्ट थे। वो अपनी साधना के शिखर पर पहुंचना चाहता था। वो इन ओछी बातों से कहीं ऊपर था। ये धरोहर हाउस सिर्फ एंटीक का शोरूम नहीं है, काफी गहरा मतलब है इसका। दृष्टि ने चारों ओर देखकर आह भरी। धरोहर हाउस की भव्यता और सजावट से वो भी आकर्षित हुई थी। पूनम ने हंसते हुए कहा, दृष्टि बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धरोहर हाउस के लिए एक VIP कार्ड दिलवा सकती हूँ। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ रेड वाइन पार्टियां, एग्जीबिशन और सोशल गैदरिंग होती है। साथ ही लग्जरी कार्स हैं और सामाजिक समारोह जो आजकल के बच्चे पसंद करते हैं। बेशक ज्वेलरी का आदान प्रदान भी होगा जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा तुम्हें। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो सभी दिल्ली शहर में रुतबा और ताकत रखने वाले अमीर घर के लोग हैं। एक जगह खड़ी मत रहो, घूमो, सबसे बात करो, दोस्त बनाओ। ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूनम ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस धरोहर हाउस के पीछे का मालिक कुमार परिवार है। तुम्हारे फूफा जी भी इसमें एक हिस्सा हैं। ओह, ऐसा है? दृष्टि ने सिर हिलाया। शिवम मोटे तौर पर समझ गया था। धरोहर हाउस दरअसल दिल्ली का एक धनी क्लब था। चलते चलते वो तीनों एक पश्चिमी शैली के बैठक एरिया में पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ सोफे थे और बीच में कांच की एक बड़ी मेज थी। सोफे पर पहले से ही असाधारण पोशाक में कुछ युवक और युवतियां बैठे थे। हे पूनम आंटी, आ गए आप लोग। तो जिस खूबसूरत लड़की की आप बात कर रही थी वो आपकी बगल में है। दृष्टि? गहरे नीले रंग के सूट में एक युवक सोफे से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुआ बोला, हाँ ऋषभ, यही है दृष्टि जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा और दृष्टि को देखा। दृष्टि, ये ऋषभ कुमार हैं, तुम्हारे फूफा जी का भतीजा। काफी होशियार और ब्राइट है, फ्रांस से पढ़ाई करके लौटा है। अब तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। नारंग परिवार की बेटी दृष्टि नारंग। काफी सालों से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ। 2 साल पहले ये भी सुना कि आप दिल्ली शहर की फेमस ब्यूटी हैं। एक थोड़े मोटे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब दृष्टि दिल्ली शहर की एक फेमस ज्वेलर है। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी की मालकिन हूँ। मैंने भी इनकी डिजाइन के बारे में सुना है। किंग ऑफ द वर्ल्ड की कीमत अब
100 करोड़ हो गई है, एक असाधारण दिखने वाली युवती ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद कुछ लोग पूनम को भूलकर दृष्टि की ही तारीफ किए जा रहे थे। नमस्ते। दृष्टि ने मुस्कुराकर सोफे पर बैठे लोगों का अभिवादन किया। फिर दृष्टि, शिवम और पूनम भी सोफे पर बैठ गए। दृष्टि, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाती हूँ। ये चोपड़ा फैमिली से ध्रुव चोपड़ा, ये रॉय फैमिली से रोहन राय और ये बजाज फैमिली से अंकित बजाज। दृष्टि ने भी एक मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। हाय, मैं दृष्टि नारंग। पूनम ने मुस्कुराकर खुशी से कहा। तुम सब यंग हो, फ्यूचर में एक दूसरे के काम आ सकते हो, तुम्हें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। दृष्टि के साथ सभी ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये सभी लोग दिल्ली शहर के धनी परिवारों में से थे। चोपड़ा परिवार, राय परिवार और बजाज परिवार सभी दूसरे दर्जे के परिवार थे, जो नारंग परिवार से कम हैसियत के नहीं थे। हालांकि वो भी नारंग परिवार से आती थी, लेकिन उसने कभी भी एक अमीर परिवार ऐशो आराम वाली जिंदगी का आनंद नहीं लिया, क्योंकि उसके पिता अखिल कभी उस परिवार के पैसों और ताकत पर अपनी पकड़ नहीं बना सके थे, और दृष्टि ने शायद ही कभी किसी ऐसे अवसर का सामना किया हो। गाइस, चलो हम सब मिलकर दृष्टि का वेलकम करते हैं, कुछ पैक पीते हैं। रोहन, यार वाइन की 2 बॉटल्स ले आ। मैंने बाहर में कुछ रोमानी कॉन्टी वाइन हाउस की वाइन्स बचा कर रखी हैं। सबसे अच्छी वाली लेकर आ, वो 1982 वाली। जा। ऋषभ ने अपना हाथ लहराया और ऑर्डर देने के तरीके से कहा, ओके। रोहन राय, जो थोड़ा मोटा था, खड़ा हो गया और पास ही बार की ओर चला गया। बरगंडी, रोमानी कॉन्टी वाइनरी से वाइन, इसे 1982 में बनाया गया था। दृष्टि थोड़ी हैरान थी और थोड़ी शर्मिंदा भी। इतनी महंगी वाइन, ये खर्चे फालतू नहीं लगते आपको? हालांकि उसने कभी भी एक अमीर परिवार की जिंदगी का अनुभव नहीं किया था। उसने इस उच्च श्रेणी की फ्रांसीसी वाइन के बारे में सुना था। इस शराब का वार्षिक उत्पादन दुनिया में केवल कुछ 1000 बोतल था, इसलिए अधिकांश समय भले ही आप बहुत अमीर हो सकता है कि आप इसे खरीदने में सक्षम ना हो। ये एक लग्जरी वाइन थी जो किसी की पहचान और क्षमता का प्रदर्शन करती थी। आमतौर पर वो प्रसिद्ध शराब की नीलामी में दिखाई देती थी। 1982 में बनी हुई इस वाइन की कीमत पहले से ही 1 दर्जन से 2 लाख थी। वाइन की इन 2 बोतलों की कीमत करीब 5 लाख। दृष्टि को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो बचपन से ही एक साधारण जिंदगी जीती आई थी। वो अपना ऐसा वेलकम स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। दृष्टि, तुम जानती हो इस वाइन के बारे में? हम भी आमतौर पर इसे नहीं पीते। ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिंस ऋषभ खोल रहे हैं, रोहन ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा। उन सभी के चेहरों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। जाहिर है दृष्टि ने वाइन को लेकर जो हैरानी दिखाई, उसके बाद बाकी लोग खुद को उससे श्रेष्ठ मान रहे थे। ऋषभ ने हल्की सी खांसी और एक सज्जन मुस्कान के साथ कहा, हमारी एक पुरानी कहावत है, एक सुंदरता के साथ अच्छी शराब। जब हम दृष्टि जैसी खूबसूरत लड़की से मिलते हैं तो हमें उसका स्वागत इस स्पेशल वाइन के साथ करना चाहिए। दृष्टि ने कांच की मेज पर उच्च गुणवत्ता वाली शराब की 2 बोतलों को देखा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वो दूसरों से बिना वजह के और महंगे तोहफे लेना पसंद नहीं करती थी। ऐसा भव्य स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं। उसके परिवार का सालाना खर्च लगभग 1 लाख था। शराब की ये 2 बोतलें उसके परिवार के सालाना खर्च से ज्यादा थी। कम ऑन दृष्टि, इतना मत सोचो। ऋषभ तुम्हें अच्छा फील कराना चाहता है, इसलिए तुम्हारे लिए ये कीमती वाइन खोली उसने। मना मत करो। पूनम मुस्कुराई और उसने शिवम की ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट टेढ़ी और ठंडी थी। हाँ दृष्टि, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नजारा शायद तुमने पहले नहीं देखा होगा। सयाली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई मस्ती करने के लिए बाहर आया था। 2 लाख की वाइन पी ली तो क्या बड़ी बात है।
सयाली का स्वभाव आकर्षक और चेहरे की विशेषताएं नाजुक थी। उसने हल्के बैंगनी रंग की टाइट ड्रेस पहनी थी और उसका फिगर काफी शानदार था। उसकी पोशाक, ऊंची एड़ी के जूते, हार, अंगूठी और घड़ी सभी लग्जरी ब्रांड थे। उसका परफ्यूम भी शनेल था। हालांकि दृष्टि स्पष्ट रूप से उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसके कपड़ों ने उसे सयाली के आगे जरा साधारण बना दिया था। ओह दृष्टि डार्लिंग, अब तुम दिल्ली के ज्वेलरी सर्कल की फेमस ज्वेलर हो। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। उस पर तुम नारंग की बेटी हो। ऐसे में बाहर निकलते समय तुम्हें अपनी पहचान, अपनी इमेज का ध्यान रखना होगा। I mean, तुम्हारा कपड़ों का चॉइस थोड़ा सुधारना होगा, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। सयाली ने मुस्कुराकर कहा और अपने ब्रांडेड बैग को लहराया। दृष्टि अचानक से और ज्यादा असहज हो गई। इतनी असहज उसे आज तक किसी ने महसूस नहीं करवाया। क्या दृष्टि इस नए हाई फाई सर्कल में शामिल हो जाएगी? क्या पूनम के दबाव में आकर वो खुद को बदल लेगी? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।